स्वागत है दोस्तों आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेस्ट कैप्टन एंड मेरा नाम है सीए चेतन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं या आपने अभी अभी एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में किसी भी तरह जीएसटी रिलेटेड कंप्लाइंस की प्रॉब्लम नहीं हो। फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, काफ़ी लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले तो लेते हैं बट जीएसटी की कंप्लाइंस के बारे में नॉलेज नहीं होने की वजह से बाद में उनको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाते हैं जिससे उनके जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाते हैं और बाद में सप्लायर से, कस्टमर से एंड बैंक से काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लिया तो आपकी 90% से ज़्यादा क्वेरीज इस वीडियो की मदद से ही सॉल्व हो जाएंगी और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से पहले सबसे पहले तो हमें अपने नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, हमारा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है किस टाइप का होगा वो हमारे नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। जनरली जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है वो दो तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जिसे हम रेगुलर रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, सेकेंड होता है कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो बिजनेस की कंप्लाइंसेस को फुलफिल कर सकते हैं, डे टू डे बेसिस पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं और मंथली बेसिस पर अपनी जीएसटी की लायबिलिटी निकाल कर उसको पे कर सकते हैं, तो आपके लिए रेगुलर स्कीम ही सबसे अच्छी रहेगी। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट वो अमाउंट होता है जब आप गुड्स या सर्विसेज परचेज़ करते हैं सप्लायर से और परचेज़ करते समय जो भी आप जीएसटी का अमाउंट सप्लायर को पे करके आते हैं उसका बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए रेगुलर स्कीम अंडर जीएसटी ही सही होगी। अब जो सेकंड स्कीम आती है कंपोजिशन स्कीम, ये उन लोगों के लिए है जो एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही अपने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा जो डिटेल में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं रखना चाहते और जो जीएसटी की कम से कम कंप्लाइंस को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी बेस्ट होती है। फ्रेंड्स, अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि जो लोग जीएसटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको रेगुलर स्कीम में जाना चाहिए। आइए इस चीज़ को हम ध्यान से समझते हैं। फ्रेंड्स, सपोज़ कीजिए अभी आपने एक नया बिजनेस सेटअप किया और जिसमें आपने 5 लाख रुपीज़ कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर्स और उसमें कुछ गुड्स का अमाउंट भी खरीदा जिस पर 18% जीएसटी लगता है। 5 लाख पर 18% हो गया 90,000 रुपये। तो आपने 5,90,000 रुपये का जीएसटी लगाकर सामान खरीदा जिसमें 90,000 रुपये जीएसटी का कंपोनेंट है। फ्रेंड्स, आपने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है और आपका फर्स्ट महीने का जब सेल होता है आपने देखा कि सेल हुआ 1 लाख रुपये का और 1 लाख रुपये पे आपने सपोज़ कीजिए कस्टमर पर 18% जीएसटी चार्ज किया तो ये हो गया 1 लाख का 18% 18,000 रुपये और आपने कस्टमर से 1,18,000 रुपये ले लिए। अब जो ड्यूटी आपकी बनती है ये 18,000 रुपये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना चाहिए क्योंकि जीएसटी का अमाउंट है और ये जीएसटी डिपार्टमेंट पर डिपॉजिट होना चाहिए। बट अगर आपके पास रेगुलर रजिस्ट्रेशन है तो आपको ये 18,000 रुपये गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने अपना ऑफिस सेटअप करते समय 5 लाख रुपये का सामान खरीदा था, आप उस पर 18% 90,000 रुपये गवर्नमेंट को ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं। तो आपको इस बार जीएसटी अमाउंट देने का ज़रूरत नहीं है। जो आपके 18,000 रुपये हैं वो 90,000 रुपये में से ही सेट अप हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 18,000 रुपये का जीएसटी क्रेडिट का बेनिफिट मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब 90,000 में से 18,000 रुपये सेट ऑफ होने के बाद जो 72,000 रुपये का अमाउंट आएगा वो आप आने वाले कुछ महीनों में भी इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो रेगुलर स्कीम लेने का आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका जीएसटी का अमाउंट ब्लॉक नहीं होता, तो जो भी आप गुड्स, सर्विसेज या कुछ कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हैं उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो आपकी सेल से सेट ऑफ हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम इसी एग्जांपल को लेते हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए। देखिए, कंपोजिशन स्कीम में आपको किसी भी तरह का जीएसटी बेनिफिट नहीं मिलता। देखिए, सपोज़ कीजिए सेम एग्जांपल हम लेते हैं, आपने 5 लाख रुपए का गुड्स या सर्विसेज जिस पे हम 18% जीएसटी देके आए थे कंपोजिशन स्कीम के अंदर भी 90,000 रुपये। अब हमने सेम हमारी जो सप्लाई रही पहले महीने की बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो रही 1 लाख रुपये। तो हमने 1 लाख रुपये का 1% यानी 1,000 रुपया हमने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया। बट हमने जो 5 लाख पे 18% जीएसटी दिया था वो एज इट इज़ ब्लॉक रहेगा, क्योंकि हम इस 90,000 रुपये को यूज़ नहीं कर सकते कंपोजिशन स्कीम के अंदर हमारी जीएसटी लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए। तो आपने देखा कि जैसे कि रेगुलर स्कीम में आपको जीएसटी का बेनिफिट मिल जाता है, कंपोजिशन स्कीम में आपको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके रेगुलर स्कीम अच्छी है या कंपोजिशन स्कीम।
फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। देखिए, रेगुलर स्कीम का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही हो गया, आपको जीएसटी बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब जैसे आप अपने गुड्स या सर्विसेज को एक स्टेट से दूसरे स्टेट को सप्लाई करना चाहते हैं, तो आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन के अंदर ही कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं दिल्ली में हूँ और मैं दिल्ली से अपने गुड्स को मुंबई बेचना चाहता हूँ। ये दिल्ली अलग स्टेट है और मुंबई अलग स्टेट है, तो मैं इसको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के अंदर ही सप्लाई कर सकता हूँ। कंपोजिशन स्कीम में मैं अपने गुड्स को दूसरे स्टेट पर नहीं बेच सकता। देखिए, जो कंपोजिशन स्कीम होता है जनरली उन्हीं लोगों के लिए होता है जो कि B2C सप्लाई करते हैं, यानी बिजनेस टू कस्टमर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपके आसपास एक शॉप है जो कि ऐसे लोगों को सामान बेचती है जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, और वो लोग उनको सामान लेने से मतलब है, उनको इससे मतलब नहीं है चाहे आप जीएसटी लगाएं या ना लगाएं, यानी वो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स ही हैं। तो इन लोगों को अगर आप सेल करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम को भी ले सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमें लगता है हमारा नया नया बिजनेस है बट हमारा बिजनेस पहले साल में ही 1.5 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा, तो हमें कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कंपोजिशन स्कीम में तब तक ही रह सकते हैं जब तक हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक ही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस किया रेगुलर स्कीम में हमें ऑप्ट करना चाहिए या कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहिए। रेगुलर स्कीम में आपको क्या एडवांटेज है, कंपोजिशन स्कीम में क्या एडवांटेज है। इसके अलावा मैं एक मेजर एडवांटेज की बात और करूँगा। अगर आप रेगुलर स्कीम में जाते हैं तो आप अपने गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपना सामान अमेजोन, बिजनेस मिंत्रा जैसे वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म के थ्रू भी सेल करते हैं। ये आप तभी सेल कर सकते हैं आपका अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में हुआ है। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में है तो आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप रेगुलर स्कीम में हैं तो आपके जो जीएसटी के रेट रहेंगे वो 0% से लेकर 28% तक डिपेंड करता है, अलग अलग आइटम पे आपको पे करने पड़ सकते हैं। बट अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं और आप ट्रेडर हैं तो आपको सिर्फ 1% जीएसटी डिपॉजिट करवाना है गवर्नमेंट को, जो भी आप सेल करेंगे। और अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं और आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको 5% जो भी आप अपने रेस्टोरेंट में बिल बनाकर दे रहे हैं कस्टमर को, उसका 5% आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो रेगुलर स्कीम में आप जो इनवॉइस इशू करते हैं वो आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, और अगर आप कंपोजिशन स्कीम की बात करें जो आप इनवॉइस इशू यहाँ करेंगे उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। तो फ्रेंड्स, अब हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं रेगुलर स्कीम का कंपोजिशन स्कीम से। देखिए, अगर आप डे टू डे बेसिस पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, जीएसटी के रेगुलर कंप्लाइंस को फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा आप आईटीसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं और आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू करना चाहते हैं, और इसके अलावा आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर भी बेचना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाएगा, तो आपके लिए रेगुलर स्कीम ही बेटर है। अगर आप डे टू डे बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं रख सकते, आप जीएसटी में अपने क्लाइंट कंप्लाइंस बर्डन को कम से कम रखना चाहते हैं, और आप आईटीसी का बेनिफिट नहीं लेना चाहते, और आपको लगता है कि आपका जो बिजनेस है वो आपके आसपास एरिया तक ही लिमिटेड रहेगा, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। इसके अलावा एक कंपोजिशन स्कीम का और एडवांटेज रहता है कि जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं कंपोजिशन स्कीम के थ्रू, तो यहाँ पर जीएसटी का रेट बहुत कम होता है, तो इससे आपको लिक्विडिटी का थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, एट दी एंड मैं आपको कहूँगा, अगर आपने स्टार्टिंग में बिजनेस रजिस्ट्रेशन करते समय आपने नॉर्मल स्कीम ले ली और आपको बाद में लगता है कि आपको तो कंपोजिशन स्कीम लेनी चाहिए थी, तो आप इसको बाद में भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने स्टार्टिंग में कंपोजिशन स्कीम ले ली और आपको फ्यूचर में जाके लगता है कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है और आपको रेगुलर स्कीम में जाना चाहिए, तो आप इस बाद में रेगुलर स्कीम में भी जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज़ का जवाब मिल गया होगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।